नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूं दोस्तों बॉलीवुड की खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, एक ऐसे शख्स के बारे में इसमें बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही आप जान पड़ेंगे कि ये कितना बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी जन्म तारीख है और इसीलिए ये वीडियो खास उनके लिए हमने बनाया है, जो आपको निश्चित तौर पर बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए दोस्तों, जान लेते हैं उस शख्स के बारे में कि आखिर सफलता प्राप्त करने के लिए उस शख्स ने कितने संघर्ष किए या कहां कहां उसको भटकना पड़ा, या फिर यूं कहें कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से जो आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं कि आखिर उनकी संघर्ष की कहानी क्या है और वो क्यों अकेले पड़ गए थे और उनकी मौत भी ऐसी हुई जिसे शायद लोग याद करना नहीं चाहते हों। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम गुरुदत्त की और उनके बारे में आपको बताएंगे कि गुरुदत्त आखिर कौन थे, उनका क्या नाम था वास्तव में और क्या कुछ जीवन में उन्होंने किया है और उसकी यादें आज भी सभी के जहन में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे था। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था और उनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुई थी। गुरुदत्त हिंदी सिनेमा का वह नाम है जो 14वीं के चांद की तरह फिल्माकाश पर दिखे तो कम समय के लिए, लेकिन उनकी चांदनी की ठंडक सिने प्रेमियों को आज भी महसूस होती। 9 जुलाई गुरुदत्त की जन्म तिथि होती है। जन्म तिथि पर किसी को याद करने की रवायत है, तो चलिए याद करें उस चित्र के चितेरे को जिसने प्यासा और कागज के फूल जैसी कविताओं को सेल्यूलॉइड पर उतारा। गुरुदत्त हिंदी सिनेमा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उनकी फिल्मों को क्लासिक फिल्मों का दर्जा प्राप्त है। दरअसल टाइम मैगजीन ने प्यासा और कागज के फूल को 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया है। प्यासा गुरुदत्त का सपना था। कहते तो यह भी हैं कि यह उनकी अपनी ही कहानी है और प्यासा पर उनके जीवन की छाप होना लाजमी है, क्योंकि गुरुदत्त ने इसकी पटकथा को अपने संघर्ष के दिनों में आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखा था। उन दिनों वह मुंबई के माटुंगा में अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। सफलता तो दूर, काम पाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा था। गुरुदत्त ने संघर्ष का लंबा दौर देखा। जो सफलता उन्हें बाद में हासिल हुई उसके पीछे की कहानी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। दोस्तों, गुरुदत्त से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं और कुछ कहानियों को लेकर हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। अगर ये खबरें आपको अच्छी लगती हैं या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेज सकते हैं। आइए जान लेते हैं आखिर क्या कुछ कहानी है उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, या फिर उन्होंने जब मकाम हासिल किया, जो सफलता हासिल की, उसमें कितना कुछ संघर्ष उनको करना पड़ा। दरअसल वह प्यासा पर फिल्म बनाना चाहते थे। छोटी मोटी सफलताएं भी उनको मिलने लगी थी, लेकिन यह उनकी बौद्धिक भूख को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं थी। प्यासा की स्क्रिप्ट लेकर वह निर्माताओं के पास जाया करते थे, लेकिन हर जगह से उन्हें इनकार ही मिलता था। कहते तो यह भी हैं कि एक निर्माता ने प्यासा की स्क्रिप्ट को गुरुदत्त के सामने ही उठाकर फेंक दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर शायद अवहेलना की यही तड़प इस फिल्म में आपको दिखाई देती है, जो हर उस व्यक्ति के दिल को छू जाती है जिसने कभी न कभी अवहेलना और सामाजिक उपेक्षा का प्याला पिया है। गुरुदत्त निर्देशक, निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर, सिनेमेटोग्राफर और एक्टर भी थे। 1950 से 62 का समय मान लो गुरुदत्त का ही था। इसी बीच उनकी प्यासा के अतिरिक्त कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम, बाजी और मिस्टर एंड मिसेज 55 आदि फिल्में भी आईं।
अभिनेता के तौर पर वह बेहतरीन कलाकार तो थे ही, साथ ही दिखने में वह काफ़ी हैंडसम भी थे। सूट बूट में हैंडसम दिखने वाले अभिनेता तो बहुत हैं, पर धोती कुर्ता जैसे पारंपरिक परिधान में भी वह गजब के सजीले दिखाई पड़ते थे। साहब बीबी और गुलाम के उस गांव के गंवई भूतनाथ को भला कौन भूल सकता है। इन सब से परे फिल्मी पर्दे पर गुरुदत्त की प्रतिभा उनके कला पक्ष में अद्भुत तरीके से दीप्त हो उठती है। दृश्य को सशक्त बनाने में उनकी लाइटिंग व्यवस्था का भी कोई जवाब नहीं था। कागज के फूल का एक एक सीन इसका उदाहरण है। गानों के फिल्मांकन में गुरुदत्त सिद्धहस्त थे। स्टोरी की ही तरह वह गानों को फिल्माने में भी बहुत मेहनत किया करते थे। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है गाना इस बात का सबूत भी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदत्त निजी जीवन में काफ़ी अकेले और दुखी थे। कम लोग जानते हैं कि गीता दत्त से पहले भी गुरुदत्त ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम विजया और दूसरी का नाम सुवर्णा था। गीता उनकी सर्वविदित पत्नी थी। हालांकि उनके साथ भी गुरुदत्त का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। वहीदा रहमान के प्रति उनका आकर्षण एक ओपन सीक्रेट है। सब जानते हैं कि गुरुदत्त वहीदा रहमान को चाहते थे, लेकिन वहीदा उनके साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रखना चाहती थी। वहीदा रहमान से वह अपने रिश्ते को कोई परिणति नहीं दे पाए और गीता से उनकी कभी निभी नहीं। गुरुदत्त को करीब से जानने वाले यह भी बताते हैं कि उनके स्वभाव में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। उनका यह स्वभाव उन्हें काम में सफल लेकिन रिश्तों में असफल बनाता था। कैफी आजमी ने आकाशवाणी पर दिए एक इंटरव्यू में गुरुदत्त को बेहद निराशावादी बताया था। उनका मानना था कि उदासी और नैराश्य उन्हें आकर्षित करता था। उन्होंने कागज के फूल के समय का एक वाकया भी सुनाया, जिसमें फिल्म के क्लाइमेक्स के लिए एक गाना चाहिए था। कैफी आजमी ने एक के बाद एक कई गीत लिखकर गुरुदत्त को दिखाए भी, लेकिन गुरुदत्त को कोई भी गाना पसंद नहीं आ रहा था। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि वो झंझलाने लगे। आखिरी कोशिश के तौर पर कैफी साहब ने निराशा से भरा एक गीत लिखा, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। गीत सुनकर गुरुदत्त खुशी से झूम उठे। कैफी साहब इस घटना को गुरुदत्त के निराशावादी स्वभाव से जोड़ते हुए देखते हैं। यही निराशावाद अवसाद का रूप लेकर गुरुदत्त को शराब में डुबो दिया करता था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त अपने फ्लैट में मृत पाए गए। उनकी मौत अधिक शराब पीने से हुई थी। शराब उन्होंने जानबूझकर ज़्यादा पी या अनजाने में, यह आज तक कोई नहीं जानता। हाँ, यह ज़रूर है कि इस दिन हिंदी सिनेमा ने एक महान फिल्मकार को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वह अपनी सफलताओं और असफलताओं को संभाल नहीं सका। गुरुदत्त की फिल्मों को क्लासिक फिल्म का दर्जा प्राप्त है। टाइम मैगजीन ने प्यासा और कागज के फूल को 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल भी किया है। दोस्तों, ये कहानी थी उस व्यक्ति की जिसने सफलता तो हासिल की, लेकिन उस सफलता का स्वाद वो ज़्यादा दिनों तक पचा नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड न्यूज़ के अंदर आज के लिए इतना ही। एक बार नए बॉलीवुड न्यूज़ के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसी रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।